बड़े साहब याद हैं, धीरे धीरे जिन्हें जहर दिया गया, लेकिन बम्बई की सड़कों से निकला एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा बड़े साहब के रोल में कैसे फिट हुआ। अब तक सीरीज में हमने आपको बैलेंस्ड गैंग वॉर की कहानियां सुनाई, कुछ डॉन्स की कहानियां सुनाई। अब तक की कहानियां कभी गरीबी से उठकर तो कभी कानून की गलती से खड़े हुए ऐसे डॉन की थी जिसने अंडरवर्ल्ड के लिए पुलिस का डर खत्म कर दिया था। लेकिन बॉम्बे का सबसे बड़ा अपराधी सबसे हिंसक नहीं था। वैसे भी अंडरवर्ल्ड में जरूरी नहीं कि सबसे बड़ा अपराधी सबसे अधिक हिंसक हो। आखिर अपराध और हिंसा दो अलग अलग बातें हैं। हिंसा अपराध हो ये तो जरूरी है, पर अपराध हिंसा हो ये जरूरी नहीं। तो सबसे बड़ा अपराधी सबसे संगठित था, सबसे सुरक्षित था और हाँ, सबसे ज्यादा निर्दयी था। हाजी मस्तान द्वारा छोड़े गए वैक्यूम को भरने के लिए उभरा एक लड़का आगे जाकर बंबई का सबसे संगठित डॉन बना। और यही वो दौर था जब बंबई में अपराध को मजहब से पहचाना जाने लगा। वंस अपॉन अ टाइम हु रूल्ड मुंबई के तीसरे अध्याय में व्हेन रिलीजन एंटर्ड क्राइम। मणिया सुर्वे की मौत के बाद मुंबई शांत नहीं हुई। हाँ, वो खाली जरूर हुई, सड़कों से शोर हट गया और अंडरवर्ल्ड ने एक सबक सीखा, जो दिखेगा वो मरेगा। और शायद यही वजह है कि बंबई अंडरवर्ल्ड का अगला खिलाड़ी सड़कों से नहीं आया, वो सिस्टम के बीच से आया। दाऊद इब्राहिम कास्कर। दाऊद और उसके पहले आए डॉन में एक फर्क था जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। दाऊद कानून के बाहर से नहीं आया था, वो कानून के घर से आया था। उसका पिता मुंबई पुलिस में कांस्टेबल था। यही वजह है कि दाऊद को पुलिस का डर नहीं था। शायद उसे पुलिस की कार्यप्रणाली पता थी, कौन सा इलाका किस थाने के अधीन है, कौन सा अफसर कब बदलेगा, किस फाइल में क्या दबाया जा सकता है। ये विरासत पैसे की नहीं थी, ये विरासत सिस्टम की समझ की थी। उस दौर में अंडरवर्ल्ड में ये बात कही जाती रही कि मणिया सुर्वे का एनकाउंटर दाऊद की दी हुई जानकारी पर हुआ था। देखते ही देखते दाऊद के दुश्मन उसकी नहीं बल्कि पुलिस की गोलियों से खत्म हो रहे थे। ये आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, लेकिन पैटर्न साफ था। पुलिस पहुंचती थी और रास्ते से हटता कौन था? दाऊद के राइवल्स। मणिया सुर्वे की मौत होती है 1982 और 1984 की गर्मी में। भिवंडी जल रहा था। धुएं के उस गुब्बारे में सिर्फ घर नहीं जल रहे थे, बॉम्बे की वो साझा संस्कृति भी राख हो रही थी। यही मोड़ जहां पर दंगे अब सांप्रदायिक हो गए। मई 1984, कथित राजनीतिक भाषण, सड़कों पर तनाव और फिर भिवंडी से मुंबई तक आग फैल गई। इन दंगों के दौरान एक नया दृश्य उभरता है। अंडरवर्ल्ड के गुंडे अपने अपने समुदायों के कथित रक्षक बनते नजर आते हैं। और यहीं दाऊद इब्राहिम ने सबसे बड़ा सबक सीखा। अगर कानून भीड़ से डरता है तो भीड़ सबसे मजबूत ढाल है। दाऊद ने दंगों से प्रभावित मुस्लिम इलाकों में पैसा पहुंचाया, हथियार नहीं, डर का व्यापार, सुरक्षा का जाल। और अपनी इस एक चाल में वो डॉन से मसीहा बन गया। और यहीं से मुंबई के अपराध जगत में मजहब दाखिल हुआ। मणिया के बाद पुराने बॉस अभी जिंदा थे। हाजी मस्तान की विरासत, करीम लाला की पकड़, लेकिन मणिया की मौत ने दोनों मॉडलों को अप्रासंगिक बना दिया, क्योंकि अब ना समझौते काम आते थे और ना ही सड़क की खुली हिंसा। दाऊद ने पुराने डॉनों को मारा नहीं, उन्हें रिप्लेस किया। पैसा दुबई शिफ्ट हुआ, सप्लाई चेन बदली, सड़क के गैंग सब कॉन्ट्रैक्टर बने। ये टेक ओवर खून से नहीं, नेटवर्क से हुआ। 1984 में दाऊद का भाई शब्बीर इब्राहिम मारा जाता है। 2 साल बाद जवाब आता है 1986 में। दाऊद करीम लाला के भतीजे समद खान को सरेआम गोलियों से भून देता है। ये हत्या सिर्फ बदला नहीं थी, ये ऐलान था, पुराना अंडरवर्ल्ड अब खत्म। लेकिन इसी पल दाऊद को मणिया का अंजाम याद आता है, जब मुंबई पुलिस समद खान मर्डर केस में उस पर शिकंजा कसती है। और तभी एक रात दाऊद भारत छोड़ देता है। एक झूठ यहीं टूटता है। दाऊद भारत से 1993 के बाद नहीं भागा, वो 1986 में ही देश से निकल चुका था। पहले दुबई। ये पलायन घबराहट नहीं थी, ये योजना थी। उस आदमी की योजना जिसे पता था कानून कब कहाँ तक जाएगा। और यहीं राजनीति में एक अफवाह जोर पकड़ती है कि दाऊद को ऊपर से सेफ पैसेज मिला। 1993 के बाद ये सवाल खुलकर उठा, आखिर दाऊद भारत से भागा कैसे? उसे सेफ पैसेज दिया किसने?
महाराष्ट्र की राजनीति में ये आरोप सबसे तेज आवाज में स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे ने उठाया। मुंडे का आरोप सीधा था। उन्होंने कहा दाऊद इब्राहिम सिर्फ पुलिस की नाकामी से नहीं बल्कि राजनीतिक मदद से देश से बाहर निकल पाया। उनका इशारा तत्कालीन सत्ता और खास तौर पर शरद पवार की सरकार की ओर था। ये आरोप अदालत में सिद्ध नहीं हुए, लेकिन इन आरोपों ने एक बात स्थापित कर दी कि अंडरवर्ल्ड अकेला नहीं चलता था। इसी दबाव में INN वोहरा कमेटी रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट ने पहली बार सरकारी तौर पर स्वीकार किया कि अपराध, राजनीति और नौकरशाही एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। पवार का पक्ष भी रिकॉर्ड पर है कि 90 के दशक में दाऊद ने बिना शर्त आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रखा, जो इसलिए ठुकराया गया क्योंकि दाऊद जेल नहीं जाना चाहता था। लेकिन ये सफाई एक सवाल को नहीं मिटाती। 1986 में दाऊद को रोका क्यों नहीं गया? दुबई में दाऊद ने अपराध को नया रूप दिया। हफ्ता नहीं, शेयर, स्मगलिंग से हवाला, हवाला से रियल एस्टेट्स और सिनेमा। मुंबई अब ऑफिस से चलती थी। अपराध को बकायदा एक स्ट्रक्चर दिया गया। अपराध के धंधे के अलग अलग वर्टिकल्स खड़े किए गए। दाऊद के साथ था अनीस इब्राहिम, जो सिस्टम और पैसे को डिसिप्लिन में रखता था। छोटा राजन, जो सड़क की हिंसा था, और अबू सलेम, जो सीमा पार डर पहुंचाने लगा। दरअसल ये केवल गैंग नहीं थी, ये सांप्रदायिक सुरक्षा के नीचे चल रहा क्राइम सिंडिकेट था। इसी बीच दिसंबर 1992 बाबरी विवादित ढांचे का विध्वंस, मुंबई फिर जली। दाऊद ने इस जख्म को मौके की तरह देखा। टाइगर मेनन के जरिए गुस्सा रिक्रूट हुआ और आया RDX। समंदर के रास्ते, रायगढ़ का तट, ये सिर्फ बारूद नहीं था, ये उस कथित धर्मनिरपेक्ष अपराध का अंत था जो कभी हाजी मस्तान की पहचान हुआ करता था। दिन था 12 मार्च 1993। 12 धमाके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, झवेरी बाजार, प्लाजा सिनेमा, एयर इंडिया बिल्डिंग। ये गैंग वॉर नहीं था, ये सांप्रदायिक आतंक था। चार्जशीट्स में नाम थे, नेटवर्क थे और विदेशी कड़ियां जैसे कि भारतीय जांच एजेंसियों ने दर्ज किया। और राजनीतिक तौर पर सामने कौन आया? फिर वही चेहरा जिस पर दाऊद को भारत से भागने का आरोप लगा था, शरद पवार। उन्होंने ब्लास्ट की संख्या 12 से 13 कर दी। टीवी पर कहानी गढ़ी गई कि हमला केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम बहुल इलाके में भी हुआ है। पर क्या ये सच था? एक टके का नहीं, पर नैरेटिव कामयाब हुआ 100%। दाऊद के लिए अब अपराध यहाँ अपराध नहीं रहा, वो युद्ध का औजार बन गया, मजहब के नाम पर एक स्टेट को डिस्टेबलाइज करने का जरिया। आने वाले अध्यायों में हम इस विषय पर और गहरी चर्चा करेंगे, परंतु इस सीरीज का फ्लो बदलते दशकों के हिसाब से रखा गया है, तो अंडरवर्ल्ड में मजहब की बात यहीं पर अंत करेंगे। लेकिन ये बात मन में बिठाना ज़रूरी है कि हाजी मस्तान के दौर में अपराध पैसा मांगता था, मणिया के दौर में अपराध डर दिखाता था, दाऊद इब्राहिम के दौर में अपराध पहचान मांगने लगा, और जिस दिन अपराध मजहब मांगने लगे उस दिन शहर अपनी सुरक्षा खुद खोजता है। मुंबई ने भी यही किया, लेकिन वो जवाब राजनीति से नहीं आया। वो जवाब मीलों की बंद होती चिमनियों के नीचे तैयार हो रहा था। इसलिए जल्द ही मिलेंगे वंस अपॉन अ टाइम हु रूल्ड इन मुंबई के अगले अध्याय में, व्हेन द मील बेल्ट टुक चार्ज।